हाँ जी, तो ब्रेक कंप्लीट हो गया है और ब्रेक के बाद आप लोग वापस आ गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ब्रेक के आगे की कहानी। और दोस्तों, ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों के साथ में चैप्टर नंबर 7 जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में फिनिश किया था और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, अब ब्रेक के बाद के सेशन में अपने को चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कवर करने की कोशिश करनी है। मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें, ये दोनों चैप्टर्स अपने को कवर करने की कोशिश करनी है। दोनों लंबे चैप्टर हैं और दोनों में बहुत सारा डिस्कशन है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से हम लोग मुद्दे के ऊपर आएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का नाम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन आता है, सर पहले तो आप ये बताओ कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग अपनी फैक्ट्री में एक रूटीन बना के रखते हैं कि सुबह सुबह जब वर्कर आएगा तो वर्कर आते ही सबसे पहले मशीन की डीप क्लीनिंग करेगा, मशीन को बिल्कुल ढंग से चमका करके साफ करेगा। और जब वो मशीन को साफ करेगा तो उसको मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। जैसे हो सकता है कोई बोल्ट जो है वो ढीला पड़ा हो सकता है कहीं पर ऑयल लीक कर रहा हो, कहीं पर हो सकता है बेल्ट जो है वो ढीली पड़ी हो सकता है कहीं उसे लगे कि ये वाला पार्ट पुराना पड़ गया है। तो जब एक वर्कर रोजाना अपनी मशीन को डीपली सफाई करेगा, डीपली क्लीन करेगा, तो मशीन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स उसे दिख जाएंगी और वो प्रॉब्लम्स को, उस खराबी को वो रिपेयर कर देगा इमीडिएटली, क्योंकि हमने उसे छोटी मोटी रिपेयर करने के लिए ट्रेन किया हुआ है। तो हमने अपने वर्कर को छोटी मोटी रिपेयर करने के लिए ट्रेन कर रखा है, तो हमारे वर्कर को जैसे ही मशीन में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखेगी वो तुरंत मशीन को ठीक कर देगा, रिपेयरिंग का काम कर देगा। अच्छा, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी जो उसको ठीक नहीं कर सकता है तो वो टेक्निकल टीम को बुला लेगा, लेकिन वो हाथों हाथ उस मशीन को सुबह ही ठीक करवा लेगा। इसका फायदा ये होगा कि मशीन हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहेगी, मशीन की हेल्थ एकदम शानदार कंडीशन में रहेगी और काम करने के दौरान हमारी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी। तो भैया सिंपल सा लॉजिक यहां पर यह है, पहले के जमाने में हम लोग बहुत सारी स्पेयर मशीनें रखा करते थे और वो मशीनों की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए अननेसेसरी लगा करती थी। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर वर्कर रोजाना सुबह आकर अपनी मशीनों को बिल्कुल साफ करेगा, जो कमियां दिखेंगी, जो प्रॉब्लम दिखेगी उसको हाथों हाथ ठीक करेगा। खुद से ठीक नहीं हो सकती, बड़ी प्रॉब्लम है तो वो मेंटेनेंस टीम को बुलाएगा और मशीन को हाथों हाथ ठीक करवा लेगा, ताकि काम के दौरान कभी भी मशीन खराब ना हो, बनने उस मशीन पर बनने वाले प्रोडक्ट कभी भी खराब ना बने। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और इस चैप्टर में हम इसी ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। मतलब ये पूरी की पूरी ट्रिक सिर्फ इसी चीज के आसपास घूमेगी कि हमारी फैक्ट्री में सारे वर्कर रोजाना मशीनों की सफाई करेंगे, कमी दिखेगी तो उसको ठीक कर लेंगे ताकि मशीनों की हेल्थ बढ़िया रहे, मशीनें बढ़िया काम करे, मशीनों की स्पीड अच्छी रहे, एफिशिएंसी अच्छी रहे और हमारा कोई भी प्रोडक्ट, एक भी यूनिट खराब ना बने और मशीनें प्रोडक्शन के दौरान बीच में खराब भी ना हो। आप लोग जानते हो हम लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब जस्ट इन टाइम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और बीच में मशीन खराब गई तो सारा का सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर जस्ट इन टाइम सिस्टम को फॉलो करना है, जस्ट इन टाइम सिस्टम को फॉलो करना है तो बेटा उस कंडीशन में अपन लोगों को टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा इसी के बारे में मैं आपको यहां पर सारी बातें समझाने वाला हूं। आइए जी बेटा, आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए सामने और मेरे साथ साथ आप लोग ये सारी की सारी बातें जरा ध्यान से सुनना भी शुरू कर दीजिए। सबसे पहला, टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप किया गया था निप्पॉन डेंसो नाम की कंपनी के द्वारा। निप्पॉन डेंसो जो है ये टोयोटा ग्रुप की एक कंपनी थी। इसने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, जिसमें ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक वर्कर अपनी मशीनों की लिमिटेड मेंटेनेंस करेगा ताकि मशीनें अच्छी कंडीशन में रहें और हमें कोई भी नुकसान ना हो।
इनिशियली निप्पॉन डेंसो ने ये कॉन्सेप्ट अपनी फैक्ट्री की मशीनों के लिए लाया था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कॉन्सेप्ट हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग ऑफिस के अंदर भी करते हैं, और बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, बहुत सारे जो और भी इक्विपमेंट है, उनका इस्तेमाल हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करते हैं। तो यहां ये बेसिकली डेवलप किया गया था निप्पॉन डेंसो के द्वारा अपनी फैक्ट्री में मशीनों को ठीक रखने के लिए, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल और हर एक एम्प्लॉय के ऊपर लागू कर दिया गया। दरअसल ये जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, इसमें 3 शब्द इन्वॉल्व हैं, टोटल, प्रोडक्टिव और मेंटेनेंस। टोटल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को टीपीएम की फिलॉसफी को फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टीपीएम सफल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। सर ऐसा क्यों? एक बात को समझो कि जब प्रोडक्शन का काम होता है तो प्रोडक्शन का काम बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारी मशीनों की सहायता से होता है, लेकिन अगर हमारी 100 मशीनों में से अगर बीच की एक भी मशीन अगर खराब हो गई तो हम अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आगे वाली जो मशीनें हैं उनको प्रोसेस करने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे लेवल्स अगर टीपीएम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक टीपीएम हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो टोटल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। नंबर 2, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का सिंपल सा मतलब यह है कि हमने एक नियम बना दिया कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जब भी वर्कर आएगा, या हमारे ऑफिस के अंदर, या हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा, तो आने के बाद में सबसे पहला काम वो करेगा अपने इक्विपमेंट को, अपनी मशीन को, अपने व्हीकल को डीपली क्लीन करेगा, और अगर उसे वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो हाथों हाथ उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। अगर उसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है तो वो टेक्नीशियंस की टीम बुलाकर हाथों हाथ उस प्रॉब्लम को ठीक करवाएगा, ताकि हमारी मशीनों की हेल्थ बढ़िया बनी रहे और काम करने के दौरान हमें कभी भी ब्रेकडाउन का सामना न करना पड़े। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। और तीसरी चीज है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि हम लोग रोजाना, हमारे जो वर्कर है ये लिमिटेड मेंटेनेंस करके, ये रेगुलर मेंटेनेंस करके, रोजाना मेंटेनेंस करके मशीनों की हेल्थ और मशीनों की कंडीशन इतनी बढ़िया बना के रखते हैं कि हमारे बनने वाले डिफेक्टिव यूनिट 0 हो जाएंगे, हमारी फैक्ट्री में 0 ब्रेकडाउन हो जाएगा, 0 एरर हो जाएगी, 0 वेस्टेज हो जाएगा, 0 एक्सीडेंट जो है वो हमारी फैक्ट्री में अचीव हो जाएंगे, हमारी मशीनों की स्पीड हमेशा बढ़िया बनी रहेगी, हमारी मशीनों की प्रोडक्टिविटी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका हर एक एम्प्लॉय रेगुलर मेंटेनेंस में लगा हुआ है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपकी मशीनों की प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी या बढ़ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बेटा इसे रटने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट जमा के रखो। रोजाना सुबह आना है, मशीनें साफ करनी है, छोटी मोटी जो भी कमी दिखाई दे वो ठीक करनी है, ताकि मशीनों में कभी भी बड़ी कमी या ब्रेकडाउन पैदा ना हो और हमारी मशीनों की हेल्थ अच्छी बनी रहे, प्रोडक्टिविटी बनी रहे, हमारा कोई डिफेक्टिव ना बने, वेस्टेज ना हो, स्क्रैप ना हो, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। एक अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि सर ये बताओ कि अगर मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस लगाना है तो ये कितनी स्टेजेस में होगा। मतलब आज अगर मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं और आज मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे हो सकता है आज आप ये जो क्लास अटेंड कर रहे हो, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता होगा, जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो होंगी। और अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर बात तो बहुत सही है, हम लोग अपनी फैक्ट्री में बहुत सारी स्पेयर मशीनें रखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मशीनों की कंडीशन ऐसे रखें कि वो कभी खराब ही ना हो, तो फिर हमें स्पेयर मशीनें रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ब्रेकडाउन बियर करने की, और ब्रेकडाउन के दौरान जो नुकसान होता है वो बियर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर अब ये बताओ कि इसे हमारी फैक्ट्री में लागू कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है तैयारी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब तक आपके एम्प्लॉइज मशीनें जो हैं
उनकी लिमिटेड मेंटेनेंस करने की काबिलियत नहीं रखते होंगे, तब तक आप टीपीएम लगा ही नहीं सकते। मतलब जब तक आपके वर्कर्स को छोटी मोटी रिपेयर करना नहीं आएगा, तब तक वो आप लोग टीपीएम का प्रोसेस, टीपीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2, आपके जो वर्कर्स है उनको अगर आपने जाकर के बोला कि तुम्हें रोजाना सुबह सारी मशीनों की डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये वाला काम किया ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने आज तक ये वाला काम किया ही नहीं है। तो उनके दिमाग में पहले सारी की सारी बातें, इस चीज के फायदे डालना कि भैया अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम ही अच्छा होगा, मशीन की स्पीड ज्यादा रहेगी तो तुम्ही को काम करने में आसानी होगी, तुम्हारी एक्सीडेंट कम होंगे, तुम्हारा वेस्टेज कम होगा, तुम लोगों को ज्यादा बोनस मिलेगा, तुम्हारा ही फायदा है। तो हमें एम्प्लॉइज को समझाना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपको पहले करनी पड़ेगी तैयारी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद में फिर आपको करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप लोगों को अपने सारे सप्लायर्स को, अपने सारे कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि हमने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है उसे हमने अपनी फैक्ट्री में अप्लाई कर दिया है और अब हमारी फैक्ट्री में ब्रेकडाउन जैसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहला तो आपने की तैयारी, प्रिपरेशन, सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन किया और उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया कि भैया टीपीएम को लागू करने से आपको ही फायदा होने वाला है, मतलब किसी भी प्रकार की बिहेवियरल प्रॉब्लम को हमने टाल दिया है। देन इंट्रोडक्शन मतलब अब लोगों को बताओ, आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बताओ, अपने सप्लायर्स को बताओ और अपने कस्टमर्स को बताओ कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लगाना शुरू कर दिया है और अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मशीनें खराब नहीं होंगी। ठीक है। नंबर 3 है इंप्लीमेंटेशन। अब हम क्या करेंगे कि जो टीपीएम है, इस टीपीएम की फिलॉसफी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे। अब इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो है फाउंडेशन और 8 है पिलर्स। मतलब ये टोटल 9 कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर पूरी टीपीएम की फिलॉसफी आधारित है। तो टीपीएम की एक तो है फाउंडेशन और फाउंडेशन के ऊपर 8 है कॉन्सेप्चुअल पिलर्स, 8 है कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बोलते हैं 8 पिलर। तो ये फाउंडेशन और ये 8 पिलर कुल मिलाकर ये 9 चीजें हैं जिनके ऊपर टीपीएम आधारित है। अब ये 8 पिलर क्या है, फाउंडेशन क्या है, इसकी बात अभी मैं 2 मिनट बाद में करूंगा। तो हम 8 पिलर और एक फाउंडेशन की सहायता से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देंगे। मतलब अपन ने इंप्लीमेंट कर दिया, अब रोजाना वर्कर सुबह आकर के मशीनों की सफाई करेगा और लिमिटेड मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब अब हम लगातार अपने टीपीएम को इंप्रूव करते जाएंगे काइजन की सहायता से। तो हम काइजन की सहायता से लगातार अपने टीपीएम को इंप्रूव करते जाएंगे और इतना इंप्रूव करना है कि हम टीपीएम अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। मतलब टीपीएम के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अवार्ड अचीव कर पाए, हमें वो लेवल अचीव करना है। ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। एक बात को समझना, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लगाना चाहते हो तो आपको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहले टीपीएम को लागू करने से पहले आप टीपीएम के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करो, वर्कर्स को मेंटली प्रिपेयर करो, उनको फायदे समझाओ कि इसका फायदा उन्हीं को मिलने वाला है, ये इसे एक्स्ट्रा वर्क के रूप में न देखें। नंबर 2, आपको उन सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जो भी मशीन वो चलाते हैं उसकी लिमिटेड मेंटेनेंस वो कैसे कर पाएंगे। उन्हें टीपीएम का कॉन्सेप्ट पूरा समझाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एनवायरनमेंट बनने के बाद में फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस मतलब लोगों को बताना है, आपको अपने सप्लायर्स को बताना है, अपने कस्टमर्स को बताना है, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बताना है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लागू कर दिया है और अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारी मशीनें कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होंगी। देन इंप्लीमेंटेशन, हम एक फाउंडेशन किसकी होती है, 5S, जो अपन ने पढ़ा था ना 5S। तो 5S की फाउंडेशन और 8 पिलर की सहायता से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम फिलॉसफी को इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड लास्ट वन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब हम लोग लगातार अपने टीपीएम को इंप्रूव करते जाएंगे
और टीपीएम को हम इतना इंप्रूव कर देंगे कि हम लोग टीपीएम अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, और ये काम किसकी सहायता से होगा? काइजन की सहायता से। ठीक, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अच्छा, अभी मैंने आपके साथ में जिक्र किया कि टीपीएम की एक फाउंडेशन होती है और टीपीएम के 8 पिलर होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर फाउंडेशन क्या है और ये 8 पिलर क्या हैं, ये हमें समझाओ। तो मेरे साथ साथ एकदम ध्यान से एक एक बात को सुनना। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन फाउंडेशन की। टीपीएम की जो फाउंडेशन है ये है 5S। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पर भी टीपीएम का कॉन्सेप्ट लगाना है तो पहले वर्क प्लेस को 5S की थियरी पर आपको अरेंज करना है। आपको मालूम है 5S वर्क प्लेस के अरेंजमेंट की थियरी है, और अगर आपको टीपीएम लगाना है तो पहले आपको सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारी वर्क प्लेसेस को 5S की थियरी से आपको अरेंज करना है। ठीक है सर, हम वर्क प्लेस को अरेंज कर लेंगे। वर्क प्लेस को अरेंज करने के बाद 5S की थियरी को अप्लाई करने के बाद फिर आपको 8 पिलर्स की सहायता से टीपीएम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है। अब सवाल आता है सर ये 8 पिलर क्या हैं और इन 8 पिलर्स का मतलब क्या है, आप हमें ये समझाओ। सबसे पहला पिलर जो आप लोग देख सकते हैं वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसका मतलब, ऑटोनोमस का मतलब होता है अपने आप, स्वयं, और मेंटेनेंस का मतलब मशीनों की मेंटेनेंस करना। कहने का मतलब यह है टीपीएम का सबसे पहला पिलर है कि आप अपने एम्प्लॉइज को मशीनों की लिमिटेड मेंटेनेंस के लिए ट्रेन करो। जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो इतने ट्रेंड होने चाहिए कि जो भी आपकी मशीनें हैं उन मशीनों में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी की सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो खुद से ठीक कर पाए। मतलब रोजाना सुबह आए, मशीनों की सफाई करे, सफाई करते टाइम पे जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम दिख रही है मशीन में वो खुद ही रिपेयर कर ले। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस मेंटेनेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रोजाना हम लोग छोटी मोटी रिपेयर करते जाएंगे तो मशीनों की कंडीशन हमेशा अच्छी बनी रहेगी। जो भी प्रॉब्लम होगी वो जल्दी डिटेक्ट होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी और उसका हमें फायदा ही फायदा मिलेगा। सेकेंड वन इज फोकस्ड इंप्रूवमेंट। दूसरा पिलर है फोकस्ड इंप्रूवमेंट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर फोकस्ड इंप्रूवमेंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब है काइजन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लगाते हो तो भी आप लोगों को लगातार अपने टीपीएम को इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी। मतलब लगातार आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या बदलाव करें कि हमारा कामकाज का तरीका और बेहतर हो जाए, हमारी टीपीएम की प्रोसेस और बेहतर हो जाए, उसके बारे में हमें लगातार इंप्रूवमेंट करते चलने हैं। देखो यहां पर मेन फंडा यह है कि इंप्रूवमेंट चाहे कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंप्रूवमेंट लगातार होना चाहिए, इंप्रूवमेंट रोजाना होना चाहिए ताकि लंबे समय में हमें बड़े परिवर्तन देखने को मिले। तो ऑब्वियस सी बात है चेंज छोटा हो सकता है, उसका मिलने वाला बेनिफिट नेग्लिजिबल या इनविजिबल हो सकता है, मतलब उसका फायदा हमें नजर ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये छोटे छोटे फायदे बड़े रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फोकस्ड इंप्रूवमेंट करना है, आपको लगातार इंप्रूवमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, देन तीसरा है प्लान्ड मेंटेनेंस। अब आप लोग बोलेंगे सर ये प्लान्ड मेंटेनेंस क्या है? देखो दोस्तों क्या होता है कि जब अपनी गाड़ी जैसे अपन लोग चलाते हैं, कार अपन लोग चलाते हैं, तो हमारी कार का एक सिंपल सा नियम है कि अगर आपकी नॉर्मल कार है, जो गाड़ियां है, तो उनकी मेंटेनेंस का एक शेड्यूल फिक्स है कि अगर आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल चुकी है या आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हुए 6 महीने हो चुके हैं तो आपको गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी चाहिए। अब कंपनी ने नियम बना रखा है कि 5000 किलोमीटर होते ही आपको गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाने लेके जाते हैं हर 5000 किलोमीटर पे, भले ही गाड़ी खराब ना हुई हो। ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही होती तो भी 5000 किलोमीटर पूरे होने पर हम गाड़ी को लेकर के जाते हैं, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं, उसमें जो कूलेंट है वो चेंज करवाते हैं, गाड़ी की पूरी डीप क्लीनिंग करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं,
और वो सब हम लोग करवाते हैं गाड़ी के खराब हुए बिना। क्यों करवाते हैं? ताकि गाड़ी की हेल्थ इतनी बढ़िया रहे कि गाड़ी कभी खराब ही ना हो। अगर गाड़ी की सही समय पर प्लान्ड मेंटेनेंस कर दी जाए तो गाड़ी कभी खराब ही नहीं होगी। देन दिस इज कॉल्ड प्लान्ड मेंटेनेंस। बच्चों, प्लान्ड मेंटेनेंस का मतलब होता है अपने शेड्यूल के मुताबिक लगातार मशीनों की मेंटेनेंस करते हुए चलना, उनके खराब होने से पहले, मतलब बिना खराब हुए ही हम उनकी डीप मेंटेनेंस कर देंगे, और ये टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग की गई मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड मेंटेनेंस। ठीक है। चौथा पिलर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। सर ये क्या होता है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट? अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि हम लोग अपनी टीपीएम को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि रोजाना जो हमारी साफ सफाई और मेंटेनेंस में लगने वाला टाइम है वो हमारा कम से कम लगे। पहली बात, रोजाना सुबह आकर जो साफ सफाई करेंगे और लिमिटेड मेंटेनेंस करेंगे, वो लिमिटेड मेंटेनेंस हमारी जल्दी से जल्दी हो, हमें सबसे पहले ये देखना है। नंबर 2, अगर मान लीजिए हमारा इक्विपमेंट कभी भी खराब हो जाता है तो खराब होने के बाद में टेक्निकल टीम को आने में और उस इक्विपमेंट को ठीक करने में कम से कम समय लगना चाहिए, ताकि हमारा जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो मिनिमाइज हो पाए, टाइम की वेस्टेज मिनिमाइज हो पाए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसे? अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी फैक्ट्री का लेआउट इस तरह का रखो, मशीनों की सिचुएशन, मशीनों का प्लेसमेंट इस प्रकार रखो कि मेंटेनेंस में लगने वाला टाइम कम से कम लगे। ठीक है। और अगर मशीन खराब हो जाती है तो रिपेयर करने के लिए जो टेक्निकल टीम आ रही है उसे आने में कम से कम टाइम लगे, और उनको रिपेयर करने में भी कम से कम टाइम लगे। हमें इसका मैनेजमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद में बेटा जो पांचवा पिलर है वो पांचवा पिलर है क्वालिटी मैनेजमेंट। सर व्हाट इज दिस क्वालिटी मैनेजमेंट? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमें अपनी मशीनों की कंडीशन इतनी बढ़िया रखनी है कि उनसे बनने वाला जो माल है वो जीरो डिफेक्ट का माल बने, जीरो स्क्रैप लगे, जीरो ब्रेकडाउन हो और जीरो एक्सीडेंट हो। मतलब हमें हर एरिया में, हर मैटर पे हमें अपनी टॉप क्वालिटी जो है वो मेंटेन करनी है। ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी, अगर हमारी डिलीवरी टाइमली रहेगी तो हमारा कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा, और अगर हमारे कस्टमर ने सेटिस्फाइड फील किया तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब मशीनों की कंडीशन इतनी बढ़िया रखो, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो स्क्रैप रहे, ताकि हमारा कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड फील करे और अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू और हमारा जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके लिए आपको एक बात का फोकस करना है। आपको लगातार ये फोकस करते हुए चलना है कि कस्टमर की कंप्लेंट या हमारे प्रोडक्ट में कमियां या हमारे प्रोडक्ट की खराबी किस पॉइंट पर आ रही है, और जिस चीज के लिए हमारे प्रोडक्ट में खराबी आ रही है हमें वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, और उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस रूट कॉज को ही खत्म कर देना है, ताकि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कंप्लेंट या कमी न आए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद में अगला पिलर आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम अपने एम्प्लॉइज को लगातार एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें टीपीएम के फायदे नहीं बताएंगे, वो टीपीएम को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। और जब तक हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक उनको अपने इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस करना नहीं आएगा, और प्रॉपर मेंटेनेंस करना जब तक नहीं आएगा तब तक हमें टीपीएम के फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आवर्स होनी चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय को 20 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स तो अटेंड करना ही करना है। इस तरीके से ट्रेनिंग कैलेंडर फॉलो होने चाहिए, और उसकी सहायता से हमारे एम्प्लॉय लगातार इंप्रूव करते जाएंगे और हमें टीपीएम के जो फायदे हैं वो और भी ज्यादा मिल पाएंगे। ठीक है। तो एम्प्लॉइज की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला पिलर है टीपीएम इन ऑफिस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ऑफिस टीपीएम। इसका मतलब यह है कि ऑफिस में भी हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीनरीज
हम लोग ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, हमें उनके ऊपर भी टीपीएम लगाना चाहिए। मतलब टीपीएम सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे भी लागू होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफिस टीपीएम। एंड लास्ट वन इज सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। अब ध्यान से समझना, टीपीएम के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाएं, जगह जगह पर स्लोगन्स लिखे जाएं, ताकि उनको अपनी सेफ्टी के बारे में समझ में आए और वो लोग एक्सीडेंट के शिकार न होने पाए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉइज की जो हेल्थ है वो ठीक रहे। मतलब एम्प्लॉइज को काम करते टाइम हमें जो मास्क हैं वो प्रोवाइड करने, ग्लव्स प्रोवाइड करने, प्रॉपर ड्रेसेस प्रोवाइड करनी है, ताकि उनकी हेल्थ को कोई भी नुकसान न पहुंचे। और इसके अलावा हमें साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है कि हमारी मशीनों से, हमारे प्रोडक्शन से कोई भी स्क्रैप अगर निकल रहा है तो वो प्रॉपर्ली ट्रीट होकर के निकले, ताकि हमारे एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। ठीक, तो कुल मिलाकर ये एक फाउंडेशन है और 8 पिलर हैं, जिनकी सहायता से हम लोग टीपीएम को लागू करते हैं, और टीपीएम को लागू करके हम जीरो स्क्रैप, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट जो है वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो भैया कुल मिलाकर ये हैं फाउंडेशन एंड 8 पिलर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर फाउंडेशन क्या है, तो आप बोलेंगे 5S। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको टीपीएम लागू करना है तो पहले आपको वर्क प्लेस अरेंजमेंट थियरी, 5S की थियरी लगाकर वर्क प्लेस को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, अब आपको यहां पर 8 पिलर मजबूत करने हैं, और जितने मजबूत ये पिलर होंगे उतना ही आपका टीपीएम सक्सेसफुल होगा। सबसे पहला ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब वर्कर खुद अपनी मशीनों की मेंटेनेंस कर पाए ज्यादा से ज्यादा। नंबर 2, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, हमें काइजन की सहायता से लगातार अपने टीपीएम को इंप्रूव करना है। नंबर 3, प्लान्ड मेंटेनेंस, मशीनों के लिए एक मेंटेनेंस का प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए, जहां पर मशीनों के खराब होने से पहले ही उनकी टाइमली मेंटेनेंस चलती रहनी चाहिए, जिसका फायदा यह होगा कि मशीनें हमारी कभी भी खराब नहीं होंगी। नंबर 4, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, मतलब हमें अपनी फैक्ट्री का लेआउट, अपने मशीनों की प्लेसमेंट इस तरीके से करनी है कि उनको की रोजाना मेंटेनेंस में लगने वाला टाइम, और जब खराब हो जाएं तो जो रिपेयर वाली टेक्निकल टीम है उसको आने में लगने वाला टाइम और उनको रिपेयर में लगने वाला टाइम कम से कम हो। बल्कि ये तो ये भी कहता है कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उस मशीन के डिजाइन में लगने वाला टाइम भी हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, देन क्वालिटी मैनेजमेंट, हम लोग जो भी माल बना रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए, हमारा वेस्टेज जो है वो जीरो होना चाहिए, हमारा जो ब्रेकडाउन है वो जीरो होना चाहिए। और अगर हम लोग ऐसा अचीव कर पाते हैं तो हमारा कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा कस्टमर फोकस चाहिए, आपको कस्टमर के नजरिए से सोचना होगा कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, हमारे प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है। और अगर कस्टमर की तरफ से लगातार कंप्लेंट आ रही है तो आइडेंटिफाई करो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर कस्टमर से कंप्लेंट आ रही है, आप उस पॉइंट को दूर कर दो, और अगर आपने उस पॉइंट को दूर कर दिया तो आपका कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड फील करेगा, और रूट कॉज का अगर आपने निवारण कर दिया तो वो प्रॉब्लम अराइज होना ही बंद हो जाएगी। ठीक है, देन कम्स ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का मतलब टीपीएम सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं लगाना, आपको ऑफिस में भी लगाना है। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको अगर टीपीएम को सफल बनाना है तो आपको लगातार अपने वर्कर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को टीपीएम के फायदे लगातार समझ में आते रहें और वो लोग मॉरली बहुत स्ट्रांग हो जाए, मॉरल जो उनका मोराल है टीपीएम को लागू करने के लिए वो बहुत हाई हो जाए। एंड दूसरी जो बात है वो है ट्रेनिंग, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो फॉलो करना होगा। सारे एम्प्लॉइज के लिए मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स जो हैं वो आपको कंपलसरी करने होंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल जो है उसके ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर कैलेंडर, ट्रेनिंग कैलेंडर जो है वो आपको फॉलो करना होगा, ताकि आपके एम्प्लॉय लगातार इंप्रूव होते जाएं और आपको टीपीएम के ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल पाए। एंड लास्ट वन इज सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, मतलब आपको वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उनके एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। और इसके लिए जगह जगह पर आप लोग स्लोगन्स लगाते जाओ, टाइम टाइम पर एम्प्लॉय को ट्रेन करते जाओ। अगर कोई भी वेस्टेज अगर आपका निकल रहा है तो उसको ट्रीट करके डिस्पोज करो, ताकि एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये 8 पिलर हैं जिनकी सहायता से
आपका टीपीएम जो है वो सफलतापूर्वक लग पाता है। ठीक है, खैर अब अगली बात आती है कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मशीनों की मेंटेनेंस होती है, पर क्वेश्चन आता है कि ये मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है। तो जवाब है भाई कि जो मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है वो 4 तरह की होती है। सर 4 तरह की कौन सी? सबसे पहला होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब हम मशीनों को तभी मेंटेन करेंगे, मशीनों की मेंटेनेंस का काम तभी करेंगे जब कोई मशीन खराब हो जाएगी। मतलब अगर हमारी स्ट्रेटेजी है जब तक मशीन में खराबी नहीं आ रही तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पर मशीन खराब होगी उस टाइम पर उसे रिपेयर कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। एक बात ये ध्यान रखना, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सिर्फ तभी फॉलो की जा सकती है जब आपके पास बहुत सारी स्पेयर मशीनें हों, ताकि आपकी मशीनें खराब होने से आपके प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़े, या फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो इस तरह का है जिसमें डिलीवरी डेट का कोई खास आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी डेट का आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपके पास अच्छा खासा स्टॉक रहता है, ताकि अगर आपकी मशीन अगर खराब भी हो गई है तो भी आपको किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो आप सिर्फ तभी काम में ले सकते हो जब ब्रेकडाउन का कोई भी इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पे पड़ने वाला न हो, और ये तभी पॉसिबल है जब या तो आपके पास में बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है या फिर आपके पास बहुत सारी स्पेयर मशीनें अवेलेबल है। नंबर 2, दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसे अपन लोग टीपीएम भी बोल सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, रेगुलरली अपनी मशीनों को मेंटेन करते रहते हैं, लगातार अपनी मशीनों की रिपेयरिंग करते रहते हैं, लगातार अपनी मशीनों को ठीक करते रहते हैं, उनके खराब होने से पहले भी हम उनकी रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। और क्योंकि हम मशीनों की रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं इसलिए हमारी मशीन कभी खराब नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग मशीन के खराब होने से पहले ही मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देते हैं, ताकि मशीन को खराब होने का कभी मौका ही न मिले। ठीक है, अब ये जो प्लान्ड मेंटेनेंस है, ये प्लान्ड मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मेंटेनेंस का काम बिना मशीन के खराब हुए करते रहते हो। नंबर 3, तीसरा है मेंटेनेंस प्रिवेंशन। सर मेंटेनेंस प्रिवेंशन क्या है? मेंटेनेंस प्रिवेंशन कहता है कि आप अपनी मशीनों को ऑब्जर्व करो और समझने का प्रयास करो कि मशीनों में क्या चीज खराब होती है बार बार और क्यों खराब होती है। जो चीज बार बार खराब हो रही है और क्यों खराब हो रही है आप एनालाइज करो, और खराब होने का जो भी रीजन है उस रीजन को दूर कर दो, ताकि आपकी मशीन खराब होना ही बंद हो जाए। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। अब समझना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अलग चीज है और मेंटेनेंस प्रिवेंशन अलग चीज है। देन कम्स करेक्टिव मेंटेनेंस। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि हम लोग अपनी मशीनों को रिकॉन्फ़िगर करते हैं, हम लोग अपनी फैक्ट्री का लेआउट जो है वो चेंज करते हैं, हम मशीनों को इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो हम लोग चेंज करते हैं, रिकॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि मशीनों की मेंटेनेंस करना आसान रहे और मशीनों की मेंटेनेंस में लगने वाला टाइम भी कम हो जाए। तो हमने अपनी मशीनों का लेआउट इस तरीके से किया है, डिजाइन इस तरीके से किया है, फैक्ट्री का लेआउट इस तरीके से बनाया है, फैक्ट्री का मशीन का इंस्टॉलेशन इस प्रकार से किया है, ताकि हम लोगों को कभी भी मशीन की मेंटेनेंस में दिक्कत ना आए, मशीन की मेंटेनेंस में कम से कम टाइम लगे और मशीन की जो मेंटेनेंस है वो हमारी जल्दी मतलब मशीन की जो मेंटेनेंस है वो इजीली हो पाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस कितने तरह की होती है? 4। ब्रेकडाउन, खराब होने के बाद, प्लान्ड मतलब खराब हुए बिना, रेगुलर, फिर मेंटेनेंस प्रिवेंशन मतलब मशीन में वो चीज ही बदल दो जिसकी वजह से खराबी आ रही है, और नंबर 4 करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब मशीन का इंस्टॉलेशन, लेआउट, उसका इंस्टॉलेशन, उसका इंस्टॉल करने की जगह सब कुछ इस तरीके की हो कि मेंटेनेंस में कम टाइम लगे और मेंटेनेंस इजीली हो जाए। ठीक है, दैट्स इट।
आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि टीपीएम के फीचर्स क्या हैं, मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के फीचर्स क्या हैं। अब आपने जो बातें पहले पढ़ी हैं वही बातें सब मिक्स होकर के यहां पे आएंगी। क्यों? क्योंकि जो जो बातें आपने टीपीएम के बारे में पढ़ी वो उसके फीचर भी थे। ठीक है, सबसे पहली बात एवरीवन इज इन्वॉल्व, अपन ने पढ़ा था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को टीपीएम फॉलो करना है, क्योंकि अगर एक भी मशीन खराब होती है तो सारी मशीनों का सही चलना बेकार हो जाएगा। दूसरा है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब हमें एम्प्लॉय को ट्रेन करना है रोजाना स्वयं से मशीनों की मेंटेनेंस करना, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली टीम को आना ना पड़े, वर्कर के द्वारा स्वयं मेंटेनेंस का काम किया जाए। ठीक है, तीसरा हमारा जो फोकस है वो मशीनों की हेल्थ पर रहता है, मतलब हमारा फोकस है मशीनों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए टाइमली मेंटेनेंस के द्वारा, मतलब हम लोग लगातार मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, और ये मेंटेनेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि मशीनें प्रॉपर हेल्थ में रहें। ठीक है, फोर्थ वन इज फोकस ऑन जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो स्क्रैप। टीपीएम का पूरा फोकस एक ही बात पर है, डिफेक्टिव जीरो बने, नंबर 2 ब्रेकडाउन जीरो हो, और नंबर 3 वर्कर के साथ में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड मशीन, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है रोजाना अगर ऑपरेटर सुबह आएगा मशीन को साफ करेगा, जो खराबी होगी वो दूर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर और मशीन के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो ही जाएगा। इसके अलावा टीपीएम फोकस करता है प्लान्ड मेंटेनेंस पे, मतलब टीपीएम में हम मशीन खराब होने के बाद वाली मेंटेनेंस को कंसंट्रेट नहीं कर रहे, हम प्लान्ड मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि मशीनों के खराब होने से पहले ही उनकी मेंटेनेंस का काम कर लिया जाए ताकि मशीन कभी खराब ना हो। एंड लास्ट वन इज कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज, मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोग लगातार ट्रेन करते रहे, लगातार एजुकेट करते रहे, ताकि उनका काम करने का तरीका बेहतर होता जाए, उनका हमारा जो टीपीएम है वो बेहतर होता जाए, हमें ज्यादा क्वालिटी अचीव होती जाए, ज्यादा टीपीएम में सक्सेस अचीव होती जाए। तो ये सब क्या है? फीचर्स। तो वैसे इनमें कुछ भी नई बात नहीं है, मतलब ये जितने भी फीचर्स टीपीएम वाले हैं इनमें कोई नई बात नहीं है, शायद 4-5 और फीचर आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, क्योंकि जो पहले पढ़ा है वही यहां पर रिपीट हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सर टीपीएम और टीक्यूएम के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है। मैं आपको बता दूं, टीपीएम और टीक्यूएम के बीच में जो रिलेशनशिप है, वैसे कई बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर आपने टीक्यूएम तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो अभी तक थियरी आपने पढ़ाई नहीं, वो तो अगला चैप्टर है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको प्रैक्टिकल के साथ में पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हो। अब टीपीएम और टीक्यूएम के बीच का रिलेशनशिप समझो। सबसे पहली बात, टीक्यूएम की सफलता टीपीएम पे निर्भर करती है। कैसे? टीपीएम मशीनों को अच्छी कंडीशन में रखेगा, और अगर मशीनों की कंडीशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का माल बनकर तैयार होगा। तो टीक्यूएम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक टीपीएम ना हो। अगर मशीनों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो बनने वाले यूनिट जीरो डिफेक्ट यूनिट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, पहली बात। नंबर 2, टीक्यूएम और टीपीएम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे इन्वॉल्व है, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे आपको टीपीएम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी मशीन खराब हो गई तो सारी मशीनों का अच्छा काम करना बेकार हो जाएगा। टीक्यूएम में भी हर एक लेवल के ऊपर आपको टीक्यूएम फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर एक भी जगह पर डिफेक्टिव पैदा हो गया, अगर एक भी प्रोसेस में डिफेक्ट रह गया तो बनने वाला माल जो है वो डिफेक्टफुल माल रहेगा, वो डिफेक्ट फ्री नहीं बन पाएगा। तो टीपीएम और टीक्यूएम ये दोनों हर लेवल पे और हर एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 3, टीपीएम और टीक्यूएम के जो बेनिफिट हैं वो आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देते, वो हमेशा लॉन्ग रन में दिखाई देते हैं। ऑब्वियस है, दीज कांट बी अप्लाइड सक्सेसफुली विदाउट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। आपको पता है टीपीएम और टीक्यूएम दोनों लगाना वर्कर के लिए मेहनत का काम है,
और इसमें वर्कर की मेहनत ज्यादा है, तो बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आएंगे आएंगे। तो टीपीएम और टीक्यूएम तब तक सफलतापूर्वक नहीं लग सकते जब तक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना हो। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो ही टीपीएम और टीक्यूएम सक्सेसफुली अप्लाई हो पाएगा। ओके, दीज बोथ इन्वॉल्व कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियस सी बात है, टीपीएम और टीक्यूएम दोनों के लिए लगातार वर्कर्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है। सर क्यों? टीपीएम में वर्कर को ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तब तक उसे समझ में कैसे आएगा कि मशीनों की रिपेयरिंग कैसे होती है। टीक्यूएम की बात करें तो सिंपल सी बात है, टीक्यूएम जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। अगर वहां पर अपन वर्कर्स को लगातार ट्रेन नहीं करेंगे तो सारे वर्कर्स का काम करने का तरीका अलग अलग होगा, और अगर सारे के सारे वर्कर्स का काम करने का तरीका अलग अलग होगा तो हम लोग प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो भैया ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, टीपीएम के लिए भी और टीक्यूएम के लिए भी। एंड लास्ट, जस्ट इन टाइम सिस्टम अगर आपको लगाना है तो आपको टीपीएम भी चाहिए और टीक्यूएम भी चाहिए। मतलब जस्ट इन टाइम सिस्टम तभी सफलतापूर्वक लग सकता है जब आपकी मशीनें खराब ना हो और जो बना हुआ माल है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए। ठीक है, तो टीपीएम और टीक्यूएम दोनों के बिना आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम कभी भी ढंग से काम नहीं कर सकता। बात खत्म। तो बेटा अगर आप मुझसे पूछे टीपीएम और टीक्यूएम के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो पहली बात, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। टीक्यूएम तब तक सही से अप्लाई नहीं हो सकता जब तक आप टीपीएम फॉलो ना करो। नंबर 2, टीपीएम और टीक्यूएम दोनों के लिए वर्कर्स को लगातार ट्रेनिंग देना जरूरी है। नंबर 3, टीपीएम और टीक्यूएम तब तक नहीं लग सकते जब तक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना मिल जाए। टीपीएम और टीक्यूएम जो है ये दोनों जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट और जीरो एक्सीडेंट के ऊपर। दोनों का ध्यान इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रहता है। इसके अलावा टीपीएम और टीक्यूएम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे आपको फॉलो करना जरूरी है। एंड लास्ट वन, जस्ट इन टाइम सिस्टम अगर आपको सफलतापूर्वक लागू करना है तो आपको टीपीएम और टीक्यूएम दोनों की आवश्यकता है। तो एक पॉइंट मैंने यहां पर एक्स्ट्रा बोला है, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो 7th पॉइंट, और वो ये कि टीपीएम और टीक्यूएम दोनों का कंसंट्रेशन एक ही बात पे है, जीरो डिफेक्टिव, जीरो स्क्रैप, जीरो डिफेक्टिव, जीरो एक्सीडेंट और जीरो एनवायरमेंटल लॉस। ठीक है, चलो अगली बात आती है कि सर एक बात बताओ कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो टीपीएम में कैसे होगा। मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगा। मान लीजिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लगाया, अब देखना यह है कि टीपीएम से अपने को फायदा हुआ या नहीं हुआ, या टीपीएम कितना सफलतापूर्वक अप्लाई हो पाया है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, इसका पता कैसे चलेगा। मतलब टीपीएम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किस प्रकार होगा। तो समझना, टीपीएम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने का हमने एक तरीका निकाला, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, OEE रेशो। क्या बोला मैंने? OEE रेशो। तो टीपीएम में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हम OEE रेशो का इस्तेमाल करते हैं, और OEE रेशो का मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस परसेंटेज या ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी परसेंटेज, और इसके बेसिस पर हम अपना टीपीएम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। अब मेरी बात को सुनना, व्हाट इज OEE? ये OEE क्या है? एक बात को समझना कि अगर मेरा इक्विपमेंट 100 घंटे काम कर सकता है, मेरा जो इक्विपमेंट है, मेरी जो मशीन है वो 100 घंटे काम कर सकती है, पर इससे जो गुड यूनिट निकल के मिला, इससे जो गुड यूनिट बन के निकला, इससे जो गुड यूनिट तैयार हुआ, वो गुड यूनिट बेचने लायक यूनिट जो है वो सिर्फ 60 आवर्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन की काम करने की ताकत 100 घंटे की है, लेकिन इसकी इफेक्टिव ताकत कितनी है? 60 घंटे की, क्योंकि बेचने के लिए मुझे जो माल मिल रहा है वो सिर्फ 60 आवर्स का ही माल मिल रहा है। तो बेटा यहां पर अपन कहेंगे कि हमारे इस इक्विपमेंट की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वो 60% है।
मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई मशीन 100 घंटे काम कर सकती है, लेकिन उस मशीन से जो माल बनकर निकल रहा है, जो माल बनके मुझे मिला है, वो माल कितना है? 60 घंटे का, 60 आवर्स का। तो इसका मतलब मेरे पास बेचने लायक माल 60 घंटे का है और ये मशीन 100 घंटे काम कर सकती है। इसका मतलब इस मशीन की इफेक्टिवनेस कितनी है? 60%। जितनी ताकत है उसमें से बेचने लायक माल मुझे कितना मिल रहा है? 60%। और इसी को बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये कहलाएगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, 60%। अब ऑब्वियस सी बात है, अपने को इसको बढ़ाने का प्रयास करना है। पिछले साल ओईई रेशो 60% था, अब के साल टीपीएम चलेगा तो हो सकता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस 70% हो जाए, अगले साल हो सकता है 80% हो जाए, उसके अगले साल हो सकता है 90% हो जाए। और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टीपीएम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, चले आगे। ओके, लेकिन अब इसी बात को मैं जरा टेक्निकली आपको समझा दूं। तो टेक्निकली समझने के लिए अपन लेते हैं, कुछ लिखते हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो आप सब लोग अपना अपना रजिस्टर जो है वो निकाल सकते हैं और रजिस्टर निकालकर आप लोग मेरे साथ में अब ये थोड़ी सी बात आप इस बारे में लिख सकते हैं। आइए जी, ये टॉपिक में अब आपको यहां पे टेक्निकली समझाने जा रहा हूं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और मैं आपको बता दूं बेटा कि इसके ऊपर हमारे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, और क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए भैया थोड़ा ज्यादा संभल करके सुनना है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। जैसे मान लेते हैं बेटा, ये मेरी एक मशीन है, ये मेरी एक मशीन है। ठीक है, अब मैंने कहा साहब ये जो मेरी मशीन है, ये मशीन टोटल 100 घंटे काम कर सकती है। मतलब मेरी ये जो मशीन है ये टोटल 100 घंटे काम कर सकती है। मतलब अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है? 100 आवर्स की। लेकिन भाई चाहे मशीन खराब हो गई हो, या मशीन का प्लान्ड मेंटेनेंस चल रहा हो, या मशीन का सेटअप टाइम हो, या हमारा लंच ब्रेक हो, या हमारा रेस्ट ब्रेक हो, कुल मिलाकर 20 घंटे हमने काम किया ही नहीं है। मेरी बात को समझना, बहुत जबरदस्ती, बहुत रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल सोचना है। चाहे लंच ब्रेक हुआ हो, चाहे रेस्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे मशीन खराब हो गई हो, चाहे मशीन की ब्रेकडाउन मेंटेनेंस चल रही हो, चाहे मशीन की प्लान्ड मेंटेनेंस चल रही हो, चाहे मशीन का सेटअप चल रहा हो, मतलब किसी भी कारण से अगर ये मशीन ने काम किया ही नहीं है, ठीक है, मतलब मशीन ने काम ही नहीं किया, बंद पड़ी है मशीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन ने काम किया 80 घंटे। हमारी मशीन ने काम किया 80 घंटे। ठीक है, अब जरा बात को समझना। अब मेरी मशीन ने 80 घंटे काम किया, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो मशीन है ये 80% टाइम ही काम करती है। मतलब ये मशीन जितने घंटे काम कर सकती है, ये मशीन उसके 80% के बराबर ही काम कर रही है। सही बात है, सही बात है। इसका मतलब मेरी मशीन की रियल अवेलेबिलिटी कितनी है? 80%। मतलब मेरी मशीन दिखती है 100 घंटे चल सकती है, लेकिन मेरी मशीन चलती कितनी है? 80 घंटे। मतलब मेरी मशीन की इफेक्टिव अवेलेबिलिटी कितनी है? इफेक्टिव अवेलेबिलिटी कितनी है? 80%। ठीक है, पहली बात। नंबर 1, अब एक बात मुझे बताओ, मशीन ने 80 घंटे काम किया, लेकिन मशीन थोड़ी खराब है, और मशीन खराब है तो मशीन के काम करने की स्पीड थोड़ी कम है। अब मशीन के काम करने की स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन चलेगी 80 घंटे, लेकिन माल बनाएगी कम। हाँ कि ना? अगर मान लो मेरी मशीन थोड़ी भारी चल रही है,
मेरी मशीन में कोई खराबी चल रही है, और अगर मेरी मशीन फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही, फुल एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियस बात है मेरी मशीन चलेगी 80 घंटे, लेकिन जो माल बना के निकालेगी वो 80 घंटों का माल बना के नहीं निकालेगी। अब हो सकता है ये जो मशीन है, इस मशीन ने 60 घंटों का माल निकाल के दिया। अब जरा समझो, मशीन चली है 80 घंटे, लेकिन जो माल बन के निकला है वो माल सिर्फ 60 घंटे का बन के निकला है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी मशीन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 75%। अब जरा सोचो ना, मेरी मशीन 80 घंटे चल रही है, लेकिन मेरी मशीन में कुछ खराबी है, कुछ कमी है, एफिशिएंटली नहीं काम कर पा रही, तो मेरी मशीन चली 80 घंटे है, लेकिन जो माल बन के निकला वो माल 60 घंटे का माल बन के निकला। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, 75%। मतलब मेरी मशीन चलती 80 घंटे है, लेकिन माल बन के निकलता है 60 घंटे का। ठीक है। तीसरी बात, मान लो इस मशीन ने 60 घंटे का माल बना के निकाला, लेकिन जो माल बन के निकला वो भी डिफेक्टिव है। जो माल बन के निकला उसमें थोड़ा माल डिफेक्टिव है, और थोड़ा माल डिफेक्टिव है उसमें गुड यूनिट जो है वो गुड यूनिट कितने हैं, मान लेते हैं 48 आवर्स के। समझ रहे हो? मतलब मैंने बोला माल कितना बन के निकला, या अपन लोग मान लेते हैं 54 आवर्स। मतलब हमारी मशीन ने माल जो बनाया वो टोटल माल बनाया 60 घंटे का, लेकिन उसमें से 6 घंटे का माल जो है वो तो डिफेक्टिव बन गया, और वो 6 घंटे का माल डिफेक्टिव बन गया, उसको तो फेंकना पड़ेगा। आपके पास सेलेबल माल, जो गुड यूनिट जो आप सेल कर सकते हो, वो कितना बना, 54 आवर्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो गुड प्रोडक्शन है वो आपका कितना रहा, 90%। हां कि ना? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी फुल कैपेसिटी 100 घंटे काम करने की है, तो भी बेचने लायक माल आपको मिल रहा है 54 आवर्स का। इसका मतलब आपकी जो इफेक्टिवनेस है, आपकी जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो कितनी है, 54%। आपकी जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो कितनी है, 54%। ठीक है, कितनी है भाई, 54%। चलो, तो बेटा पॉइंट ये है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में ये 3 चीजें आपको देखनी है। 3 चीजें क्या? सबसे पहला, आपकी मशीन एक्चुअल में अवेलेबल कितनी है। दिखती 100 घंटे है, पर आप 20 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो रियल अवेलेबिलिटी कितनी है, 80%। अगर आप 80 घंटे काम करते हो, 80 घंटे मशीन चला रहे हो, लेकिन मशीन माल बना के दे रही है 60 घंटे का, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी रियल एफिशिएंसी है मशीन की, जो मशीन की इफेक्टिव एफिशिएंसी है वो कितनी है, 75%। मतलब मशीन चलती भी दिखेगी 80 घंटे, लेकिन माल बन के निकलेगा कितना, 60 आवर्स का। इसका मतलब मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, 75%। अच्छा, अब मशीन ने 60 घंटे का माल बना के दिया, लेकिन उसमें सेलेबल माल कितना है, 54 आवर्स का। इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, वो कितनी है, 90%। और बेटा ये अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तीनों मिलकर के आपको पता चलेगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितनी है, ओईई रेशियो कितना है, और ओईई रेशियो कितना है, 54%। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे ओईई रेशियो निकालने का दूसरा तरीका निकाला। हमने बोला पहले अवेलेबिलिटी रेशियो ले लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी रेशियो से, और उसे मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्टिविटी रेशियो से। तो आप अवेलेबिलिटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी रेशियो से, और उसे मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्टिविटी रेशियो से,
तब आपको ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मिलेगी कितनी? 54%। अब निकाल के देख लो, मेरे पास जो टाइम रियल में अवेलेबल है वो 80% है, जो टाइम अवेलेबल है उसमें मेरी एफिशिएंसी 75% है, और जो माल मैं बनाऊंगा, जो माल मैंने एक्चुअल बनाया, उसमें से सेलेबल आउटपुट कितना है? 90%। और अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आ जाएगी 0.54, 54%। और 54% का सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी कैपेसिटी है कितनी? 100 घंटे की, और बेचने के लायक माल कितने घंटे का मिल रहा है? 54 आवर्स का। दैट मींस आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है? आपकी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितनी है? 54%। मतलब जितनी कैपेसिटी दिखती है, बेचने लायक आउटपुट उसका 54% ही मिलता है। ठीक है, तो बेटा यहां पे ध्यान रखना, यहां पर अपने को 3 बातें देखनी है। टोटल टाइम जो अवेलेबल है उसमें से वेस्ट कितना हुआ और काम कितना हुआ। जो काम हुआ उसमें से माल जो बना वो कितने घंटों का बना, और जो माल बना उसमें से सेलेबल माल कितने घंटों का है। ठीक है, इससे आपको अवेलेबिलिटी रेशियो मिलेगा, एफिशिएंसी रेशियो मिलेगा, प्रोडक्टिविटी रेशियो मिलेगा, और अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ जरा पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे नोट्स कहते हैं, हमने नोट्स में क्या लिख रखा है? द कैलकुलेशन ऑफ ओईई मेजर रिक्वायर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 बिग लॉसेस। ओईई रेशियो निकालने के लिए हम 6 बड़े लॉसेस को देखते हैं। क्या? सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट खराब हो गया तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सेटअप हो गया या बाकी के एडजस्टमेंट है, आप इसके आगे और लिख लेना, लंच ब्रेक, रेस्ट ब्रेक, ट्रेनिंग ब्रेक, ये सब। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि आपका टाइम बर्बाद कहां पर होगा? या तो आपकी मशीन खराब हो गई है, और मशीन अगर आपकी खराब हो गई तो आपको ठीक करने में टाइम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि मशीन की प्लान्ड मेंटेनेंस कर रहे हो, अगर आप मशीन की प्लान्ड मेंटेनेंस कर रहे हो तो भी ऑब्वियस ही बात है आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो मशीन की मेंटेनेंस पे आपने टाइम बर्बाद किया है, चाहे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो, चाहे प्लान्ड मेंटेनेंस हो। आपने सेटअप में टाइम वेस्ट किया है, आपने लंच ब्रेक में टाइम वेस्ट किया है, आपने रेस्ट ब्रेक में टाइम वेस्ट किया है, आपने ट्रेनिंग ब्रेक में टाइम वेस्ट किया। कुल मिलाकर आपने किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट किया है, पर आपने मशीन चालू ही नहीं की। ठीक है, तो आपकी मशीन चली ही नहीं है, दैट इज अवेलेबिलिटी वेस्टेज। और यह जानकारी आपके काम में आएगी अवेलेबिलिटी रेशियो निकालने के। नंबर 2, दूसरा, अच्छा ये और आ गया, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस। मतलब मशीन या तो खाली है या छोटे छोटे ब्रेक आ रहे हैं, या फिर मशीन की स्पीड कम है। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर मशीन में छोटे छोटे ब्रेक आते रहेंगे या मशीन की स्पीड कम रहेगी तो ऑब्वियस बात है ये जो नुकसान है ये क्या है? आपकी एफिशिएंसी। मतलब मशीन चल तो रही है लेकिन माल बन के नहीं निकल रहा, दैट इज योर एफिशिएंसी। तीसरा है माल कम बना है, या जो माल बना है वो डिफेक्टिव बना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये वो वेस्टेज है कि आपने माल बना तो लिया लेकिन वो सेलेबल नहीं है। देन दिस शोज योर प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या शो करता है? आपकी प्रोडक्टिविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अवेलेबिलिटी वाला नुकसान लूंगा, मैं एफिशिएंसी वाला नुकसान लूंगा, और मैं प्रोडक्टिविटी वाला नुकसान लूंगा, और इन तीनों को लेकर मैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकाल दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कह भी रहा है जो पहले 2 लॉसेस हैं वो टाइम लॉसेस हैं, और उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अवेलेबिलिटी रेशियो निकालने के लिए। थर्ड और फोर्थ लॉस स्पीड लॉस हैं,
उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट निकालने में, मतलब एफिशिएंसी रेशियो निकालने में। द लास्ट टू लॉसेस आर रिगार्डेड एज क्वालिटी लॉसेस, और जो आखिरी वाले लॉसेस हैं वो क्वालिटी लॉसेस हैं, या जिसे आप लोग प्रोडक्टिविटी लॉस भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, मतलब यार कुल मिलाकर तीन बातें सोचना, टाइम कितना है, उसमें से कितना टाइम आपने काम किया, ये अवेलेबिलिटी रेशियो है। जो काम किया उसमें कितने टाइम का माल बनाया, ये आपका एफिशिएंसी रेशियो है, स्पीड। ठीक है, और फिर आप ये देखो इसमें से बेचने लायक माल कितने घंटों का है। ठीक है, दैट विल शो योर क्वालिटी रेशियो या प्रोडक्टिविटी रेशियो, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव रेशियो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन इसके ऊपर सवाल करते हैं। बेटा अब तक इस टॉपिक पर टोटल 3 क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध हैं। ठीक है, जिसमें से 2 आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से देखो, और देखो अगर आपके अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आए तो कितने इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार लगा लेना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलो, गोल्ड कोस्ट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स, इट वर्क्स इन 2 शिफ्ट्स, ये बात अंडरलाइन कर लेना। इट वर्क्स इन 2 शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स फॉर 6 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 8 घंटे की 2-2 शिफ्टों में काम होता है। लंच ब्रेक 45 मिनट्स है, अदर मिसलेनियस ब्रेक 25 मिनट्स है। यहां पर यह नहीं लिखा कि ये लंच ब्रेक और अदर ब्रेक पूरे हफ्ते का है या एक दिन का है, तो मैं मान लेता हूं ये एक दिन का है। क्लियर नहीं है, पर मैं मान के चलता हूं 45 मिनट का लंच ब्रेक 6 दिन का तो नहीं हो सकता, तो मैंने मान लिया कि ये एक दिन का है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड फॉर द लास्ट 4 वीक्स बाय टीपीएम टीम फॉर वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। ये बोल रहा है कि ये डिटेल पिछले 4 हफ्तों की इकट्ठी की गई है टीपीएम टीम के द्वारा किसी स्पेशल इक्विपमेंट के लिए। सबसे पहला दे रहा है आवर्स फॉर प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट्स पर शिफ्ट। अच्छा जी, आगे कहता है, आगे कह रहा है फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर्स टोटल। अब जरा ध्यान से सुनो, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे टाइम लगा है 15 मिनट पर शिफ्ट, और जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हुई है उसमें टाइम लगा है टोटल 6 घंटे। ठीक है, सेटअप चेंजेस में लगा है टोटल कितना टाइम, 15 घंटे। ठीक है, पावर फेलियर की वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया, 4 घंटे। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि ये वो टाइम है जिस टाइम पर हम कोई भी काम कर ही नहीं पाए। मतलब आपको यहां पे बता दिया कि हम 8 घंटे की 2 शिफ्ट में काम करते हैं और हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। ये डेटा 4 हफ्तों का है, ये सब बातें आपको बताई जा रही हैं। अब आपको साथ में यह भी बता दिया गया कि हमारा टाइम वेस्ट कहां कहां पर हुआ है, मतलब हमने कहां कहां पर टाइम वेस्ट किया। मतलब ये तो वो टाइम है जब हमने काम किया ही नहीं। तो अवेलेबल टाइम और वर्कड टाइम, इससे अपने को पता चलेगा अवेलेबिलिटी रेशियो कि मतलब रियल में अपने पास अवेलेबल आवर्स कितने थे। ठीक है, नंबर 2, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस 3 मिनट का। यह बोलता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है 1 यूनिट बनाने में वो 3 मिनट का लगता है। सवाल कह रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड पर शिफ्ट। बेटा हर शिफ्ट में हमने 120 यूनिट बनाए हैं, हर शिफ्ट में हमने 120 यूनिट बनाए हैं पार्ट्स एक्सेप्टेड पर शिफ्ट, लेकिन उसमें से बेचने लायक पार्ट्स बने सिर्फ 115। मतलब टोटल यूनिट हमने बनाए कितने, 120, बेचने लायक कितने बनाए, 115। ठीक है, इसका मतलब ये जो 5 यूनिट हर शिफ्ट में खराब हो रहे हैं ये सेलेबल नहीं है, ये क्वालिटी रेशियो देगा। ठीक है, आपसे रिक्वायर किया जाता है कैलकुलेट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, आपको ओईई रेशियो निकालकर बताना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? आ जाओ। आप लिखना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला आप निकाल दीजिए पॉइंट नंबर ए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट्स वर्क। बेटा हमने टोटल कितनी शिफ्ट काम किया? अब जरा देखो बेटा, एक हफ्ते में 6 दिन है और यहां बात 4 हफ्तों की हो रही है। एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और हाँ, यहां पर बात 4 हफ्तों की हो रही है, ठीक है? और हर रोज 2 शिफ्ट काम होता है। तो ये लीजिए 6 × 4 × 2, तो बेटा टोटल हमने 48 शिफ्ट्स काम किया है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है बेटा, एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, रोजाना 2 शिफ्ट काम करते हैं, तो हफ्ते में 12 शिफ्ट हो गई। यहां 4 हफ्तों की बात हो रही है, तो 4 हफ्ते में टोटल 48 शिफ्ट्स हो गई। अच्छा, नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आइडल टाइम। मतलब आपको वो टाइम बताना है जब हमने काम किया ही नहीं है, जब हमने काम किया ही नहीं है। तो आइए बेटा शुरू से चलें। सबसे पहला लंच ब्रेक। बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर हर शिफ्ट में 45 मिनट्स का लंच ब्रेक होगा और टोटल यहां पे 48 शिफ्ट्स की बात हो रही है, तो आप बताइए हमारा टोटल टाइम कितना वेस्ट हुआ है? 2160 मिनट्स। मिसलेनियस ब्रेक। बेटा हर शिफ्ट में हमें 25 मिनट का मिसलेनियस ब्रेक मिलता है। 4 हफ्तों में टोटल 48 शिफ्ट्स में वर्किंग हुई है, तो बेटा 48 × 25 टोटल 1200 मिनट का मिसलेनियस ब्रेक में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये वो टाइम है जो वेस्ट हुआ है जब हमने काम नहीं किया है, ठीक है? आगे चलो। इसके बाद में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेटा हर शिफ्ट में 15 मिनट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुई है। अब आप मुझे बताइए, हर शिफ्ट में अगर 15 मिनट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुई है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमारा टाइम कितना लगा? 720 मिनट्स, ठीक है? इसके बाद में बेटा अपने को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी करनी पड़ी। तो बेटा जी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो भी अपने को करनी पड़ी, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे लगे टोटल 6 घंटे। टोटल टाइम दे रखा है 6 घंटे, तो मिनट्स में बोले तो 360 मिनट्स, ठीक है? सेटअप चेंजेस। बेटा सेटअप चेंजेस में टाइम लगा टोटल 15 घंटे। अगर मिनट्स में बदल दें तो सेटअप में हमारा टाइम वेस्ट हुआ है टोटल 900 मिनट। अच्छा, पावर फेलियर। बेटा पावर फेलियर में 4 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ है, तो 60 मिनट के हिसाब से देखें तो 240 मिनट्स का जो टाइम है वो हमारा पावर फेलियर की वजह से वेस्ट हो गया। तो भैया कुल मिलाकर आप देखो हमारा टाइम वेस्ट कितना हुआ? 2160 प्लस 1200 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 900 प्लस 240। तो कुल मिलाकर हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ है वो है 5580 मिनट्स का। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2160, 1200, 720, 360, 900 और 240, 5580 मिनट्स।
बेटा ये जो 5580 मिनट्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हमने इतने मिनट तो काम ही नहीं किया, ये तो टाइम एज इट इज वेस्ट हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, अब निकालते हैं मेन बात। यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैंने लिखा अवेलेबल टाइम, नंबर 2 वर्कड टाइम, फिर लिखो एक्चुअल प्रोडक्शन, और लास्ट लिखो सेलेबल प्रोडक्शन। सेलेबल प्रोडक्शन, बिल्कुल केयरफुली एक एक बात को सुनना है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि अगर हर शिफ्ट में 8 घंटे का टाइम है, दैट मींस मिनट्स में बोला जाए तो हर शिफ्ट में आपके पास 480 मिनट का टाइम अवेलेबल है। पक्की बात है? अच्छा ये बताओ, और आप पूरे 4 हफ्तों में 48 शिफ्ट काम करने वाले हो, दैट सिंपली मींस कि आपके पास में जो टाइम होने वाला है पूरी 48 शिफ्टों में, वो आपके पास है 23040 मिनट्स का। ठीक है, तो आप यहां पे देखो बेटा, 8 घंटे एक शिफ्ट में काम करने के हैं, हर शिफ्ट में हर घंटे में 60 मिनट काम हो सकता है, और ऐसे 48 शिफ्टें आपने काम किया है। मतलब आपने, आपके पास काम करने के लिए जो टाइम था वो 23040 मिनट्स का अवेलेबल था। लेकिन सोचो, इस 23040 मिनट्स में से आपने 5580 मिनट्स वेस्ट कर दिए। मतलब 5580 मिनट्स तो ऐसे हैं जब आपने काम किया ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा आपने काम किया है 17460 मिनट्स, आपने 17460 मिनट्स आपने काम किया है। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन आता है आपने माल बनाया कितना। क्वेश्चन क्या है? आपने माल बनाया कितना। तो जरा देखो, सवाल कहता है हमने हर शिफ्ट में 120 यूनिट बनाए। अगर आप हर शिफ्ट में 120 यूनिट बनाओगे तो 48 शिफ्ट्स में आपका टोटल माल कितना बनेगा? इतना। ठीक है, अच्छा एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट का समय लगता है, तो आप मुझे बताइए ये जो माल आपने बनाया, ये माल अगर टाइम में एक्सप्रेस किया जाए तो कितना है? बेटा हर शिफ्ट में 120 यूनिट बनाए, आपने टोटल 48 शिफ्ट काम किया, मतलब आपने 5760 यूनिट बनाए, और एक यूनिट को बनाने का मतलब है 3 मिनट काम करना। स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट बनाने में 3 मिनट का समय लगना चाहिए। तो आपने जो माल बनाया वो कितने मिनट का काम है? 17280 मिनट्स का। आपने जो 5760 यूनिट बनाए वो कितनी देर का काम है? 17280 मिनट्स का काम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसमें से सेलेबल आउटपुट कितना है। तो जरा देखो, 120 यूनिट बनाते हो, लेकिन इसमें जो सेलेबल आउटपुट है वो कितना है? 115 यूनिट। तो बेटा एक शिफ्ट में सेलेबल आउटपुट है 115 यूनिट का। आपने 48 शिफ्ट्स में काम किया है। ठीक है, तो आपने सेलेबल यूनिट कितने बनाए? 115 इंटू 48 शिफ्ट। और बेटा एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक यूनिट को बनाने का मतलब है 3 मिनट काम करना। तो बताइए 115 यूनिट इंटू 48 इंटू 3, तो बेटा आपके पास जो गुड यूनिट प्रोड्यूस हुए वो 16560 मिनट्स के हैं। तो आपके पास जो सेलेबल यूनिट बनके तैयार हुए,
आपके पास जो गुड यूनिट बन के तैयार हुए वो 16560 मिनट्स के हैं। ठीक है, पक्की बात। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनो। अब मैंने अवेलेबल टाइम, वर्क टाइम, प्रोडक्शन टाइम और गुड यूनिट प्रोडक्शन टाइम ये सब निकाल लिया। अब वैसे तो मैं यहीं पे निकाल के बता सकता हूं, देख लो। ये बताओ, आपके पास टाइम अवेलेबल है 23040, लेकिन उसमें से आपने काम किया कितनी देर? 17460 मिनट्स। अब आप मुझे बताइए, अवेलेबल दिखता ज्यादा है लेकिन काम आप कम कर पाते हो, इसका मतलब जितना अवेलेबल दिख रहा है रियल में उतना अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आखिर अवेलेबिलिटी रेशियो क्या है? तो जितना टाइम अवेलेबल दिख रहा है एक्चुअल में उतना टाइम अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी रेशियो क्या है? 17460 लिख भी देता हूं, 17460 डिवाइडेड बाय 23040 इंटू 100। तो डिवाइडेड बाय 23040 या इंटू 100 नहीं करते, वैसे ही रहने दो। तो यार है बेटा 0.7578। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में एक्चुअली जो टाइम अवेलेबल है वो 75.78% ही अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जितना टाइम दिख रहा है उसमें से रियल अवेलेबल टाइम कितना है? 75.78%। ठीक है, अब आ जाओ अगली बात पे। जितना टाइम अवेलेबल दिख रहा है उसमें से आपने जितना टाइम आपने काम किया उसमें आपने माल कितना बनाया? अब जरा सोचो, आपने टाइम लगाया ज्यादा, माल बनाया कम, इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। और आप तो जानते हो बेटा, स्पीड कम होने को ही क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी रेशियो। तो बेटा आपकी काम करने की स्पीड कम है और उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो। तो लगाओ हिसाब, 17280 मिनट्स का माल बनाया, 17280 मिनट्स का माल बनाया, जबकि आपने काम किया 17460 मिनट्स। तो बेटा 17280 मिनट्स का माल बना जबकि आपने काम किया 17460 मिनट्स। तो आपकी एफिशिएंसी क्या है? 0.9897। तो आपकी एफिशिएंसी मतलब आपकी जो काम करने की स्पीड है वो कितनी है? 98.97%। ठीक है, 0.9897। अब आपने जितने घंटे आपने जो माल बनाया उसमें बेचने लायक माल कितना है? 16560 का। अब आपने माल बनाया ज्यादा लेकिन बेचने लायक माल कम है। व्हाट इज दैट? क्वालिटी रेशियो। तो सिंपल सी कैलकुलेशन देखो, 16560 मिनट्स का बेचने लायक माल बना जबकि टोटल माल बना था 17280 मिनट्स का, डिवाइडेड बाय 17280 तो आ गया 0.9583। तो बेटा आपका क्वालिटी वाला माल कितने परसेंट बना? 0.9583%। ठीक है, अब सोचो, अब यहां पर इन तीनों रेशोज को लेकर मुझे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालनी है। तो ये लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर डी, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस रेशियो। तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस
रेशो। ठीक है, अब जरा देखो बेटा अवेलेबिलिटी रेशो कितना है, 0.7578। ठीक है, हमारा एफिशिएंसी रेशो कितना है, 0.9897। और हमारा क्वालिटी रेशो क्या है, 0.9583। 0.7578 इंटू 0.9897 इंटू 0.9583 तो आ रहा है बेटा 0.7187 परसेंटेज में बोले तो 71.87%। तो ये लीजिए बेटा हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस रेशियो हो गया 71.87%। अब यार सिंपल सी बात समझो, आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें से कुछ आपने वेस्ट कर दिया तो आपने काम किया ही कम, जो आपने काम किया उसमें आपकी स्पीड कम थी तो माल बना ही कम, और जो माल बना उसमें से भी थोड़ा माल खराब बन गया तो बेचने लायक माल बना और भी कम। तो आपके पास जो टाइम अवेलेबल है और बेचने लायक जो माल बना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब इधर देखो, मैं ये वाली बात आपको यहां पे दिखाऊं बेटा, जरा ये समझो कि मेरे पास में जो अवेलेबल टाइम है वो 23040 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम से मेरे पास जो बेचने लायक माल बना, मेरे पास जो बेचने लायक माल बना वो 16560 मिनट्स का बना। मतलब मेरे पास में टाइम अवेलेबल है इतना और मेरे पास बेचने लायक माल है इतना। आप इनका परसेंटेज निकाल के देख लो, 16560 जो सेलेबल माल मेरे पास बना, एक्चुअली जो मेरा इफेक्टिव प्रोडक्शन है वो, डिवाइडेड बाय मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है 23040 परसेंट 71.875%। 71.875% देख लो, वही आंसर आ रहा है। मतलब पॉइंट ये है जितना टाइम अवेलेबल दिखता है और बेचने लायक जो माल बन रहा है, इस रेशो को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे रेशो को अपन लोग बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस रेशो। ठीक है, ये मेन चीज है। चलो भाई, अब ये तो हो गया, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने कितने घंटे काम किया, दैट इज अवेलेबिलिटी रेशियो। आपने जो काम किया उसमें माल कितने टाइम का बनाया, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने टाइम का है, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो। और जो माल बनाया उसमें बेचने लायक माल कितनी देर का है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी रेशियो या प्रोडक्टिविटी रेशियो। और अगर ओवरऑल तीनों का हिसाब किताब देख लो, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। SSK Pharmaceutical Limited is producing medication products, pills, balms, etc. Can be called high volume based production environment. Okay. There are several different automated production machines located in the plant through which production of machine is accomplished and fulfilled the demand. अब ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिनसे हम लोग डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। प्लांट ऑपरेट्स इन अ डबल शिफ्ट अ डे, इस बात को अंडरलाइन कर लो। जो प्लांट है वो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, consisting of 8 hours with 30 minutes lunch break and tea break of 15 minutes। अब ध्यान रखना, हर शिफ्ट 8 घंटे की है जिसमें 30 मिनट का लंच ब्रेक है और 15 मिनट का टी ब्रेक है। फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू एन ऑटोमेटेड मशीन X78, ये X78 की बात हो रही है। और ध्यान से देखो, ये X78 की बात 14 फरवरी की है, ये 14 फरवरी की
बात हो रही है वैलेंटाइंस डे की, ठीक है। ब्रेकडाउन, रिपेयर एंड स्टार्टअप टाइम, बेटा मशीन के खराब होने में और सेटअप होने में 68 मिनट का टाइम जो है ये हमारा वेस्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 68 मिनट तो हमने काम किया ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, बेटा एक टैबलेट बनाने में 2.5 मिनट का टाइम लगता है स्टैंडर्ड के मुताबिक। क्वालिटी लॉस ड्यू टू स्क्रैप, रीवर्क एंड रिजेक्शन, मतलब खराब माल बना है कितना, 50 टैबलेट्स। टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी है, 280 टैबलेट्स, मतलब टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 280 टैबलेट्स, लेकिन उसमें से 50 टैबलेट खराब है, तो सेलेबल आउटपुट कितना है, 230 टैबलेट्स, ठीक है। आपको ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस रेशो निकाल के बताना है, ठीक है। डन, चलो भाई अभी निकाल देते हैं। सबसे पहला यहां पर ध्यान रखना, इस सवाल में एक ही दिन की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम वेस्टेड। टोटल टाइम हमने वेस्ट कितना किया। सबसे पहला देखो लंच ब्रेक, बेटा एक शिफ्ट में 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है। एक दिन में हमारी 2 शिफ्टें, तो भाई पूरे दिन भर में 60 मिनट का तो लंच ब्रेक हो गया। टी ब्रेक, बेटा हर शिफ्ट में 15 मिनट का टी ब्रेक होता है। 2 शिफ्टें तो पूरे दिन भर में 30 मिनट का टी ब्रेक हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये ब्रेकडाउन, रिपेयर और स्टार्टअप टाइम का जो 68 मिनट का वेस्टेज बता रहा है वो 14 फरवरी का बता रहा है, वो एक दिन का बता रहा है, पूरे दिन का, मतलब वो 14 फरवरी के पूरे दिन की जानकारी है। मतलब ये 68 मिनट का जो टाइम वेस्ट हुआ है ये दोनों शिफ्टों का मिलाकर है। ब्रेकडाउन, रिपेयर एंड स्टार्टअप, कुल मिलाकर 68 मिनट्स का टाइम हमारा वेस्ट हुआ है। और अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो हमारा टोटल टाइम वेस्ट हुआ है 158 मिनट्स। हमारा टोटल टाइम वेस्ट हुआ है 158 मिनट्स। अब जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। अब जरा रेशियोज की कैलकुलेशन देखें। सबसे पहला हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना है। सिंपल सी बात है, 8 घंटे की एक शिफ्ट है, 2 शिफ्ट हो गई 16 घंटों की, हर घंटे में 60 मिनट। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में जो टोटल टाइम अवेलेबल है पूरे दिन भर में वो 960 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, टोटल आवर्स वर्कड, हमने टोटल कितने घंटे काम किया। 960 में से 158 मिनट वेस्ट हो गए, तो 960 में से 158 मिनट वेस्ट हो गए, तो हमने काम किया कितना, हमने काम किया 802 मिनट्स, ठीक है। तीसरी बात, एक्चुअल प्रोडक्शन। बेटा हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 280 टैबलेट्स का है, और बेटा एक टैबलेट को बनाने में 2.5 मिनट लगते हैं, मतलब 280 टैबलेट बनाने का मतलब है हमने 700 मिनट काम किया है।
लेकिन बेटा 280 में से 280 में से 50 टैबलेट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो सेलेबल टैबलेट्स कितनी हैं? 230। बेटा एक टैबलेट को बनाने में 2.5 मिनट का टाइम लगना चाहिए, तो 230 टैबलेट बनाने का मतलब हमने 575 मिनट्स के बराबर काम किया है। हमने 575 मिनट्स के बराबर काम किया है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, चलो अब दिमाग लगाते हैं। 960 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है और बेटा उसमें से हमने एक्चुअली काम किया 802 मिनट्स, बाकी का टाइम हमने वेस्ट कर दिया। तो आप ही मुझे बताइए कि हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो क्या है। लो भाई 802 मिनट्स हमने काम किया, जबकि हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल है 960 मिनट्स। तो हमारा जो अवेलेबिलिटी रेशियो है वो आ गया 0.8354। ठीक है, नंबर 2, दूसरी बात, मेरे पास टाइम, मैंने काम किया 802 मिनट्स, लेकिन मैंने काम किया 802 मिनट्स, लेकिन उसमें माल बनके निकला 700 मिनट का। इसका मतलब मेरी मशीनें स्लो काम कर रही हैं, टाइम ले रही हैं ज्यादा, माल बन रहा है कम। इसका मतलब मेरी मशीनें स्लो काम कर रही हैं। और आप तो जानते हो स्पीड को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो बताओ एफिशिएंसी रेशियो कितना हुआ? मेरी मशीन ने 700 मिनट का माल बना के दिया, जबकि चली कितनी देर है? 802 मिनट्स। तो 700 मिनट का माल बना 802 मिनट में, तो हमारा एफिशिएंसी रेशियो हो गया 0.8728। ठीक है, ओके। देन आगे देखें। अब हमने माल बनाया 700 मिनट्स का, लेकिन बेटा इसमें से बेचने लायक माल जो है वो कितना है? 575 मिनट्स का। तो ये क्या है? ये है क्वालिटी रेशियो। भाई साहब बेचने लायक माल बना 575 मिनट्स का, जबकि टोटल माल बनाया कितना है? 700 मिनट्स का। तो 525 डिवाइडेड बाय 700, तो हमारा क्वालिटी रेशियो क्या है? 0.75। ठीक है, तो लीजिए बेटा मैंने यहां पे अवेलेबिलिटी रेशियो निकाल दिया, मैंने एफिशिएंसी रेशियो निकाल दिया, और मैंने क्वालिटी रेशियो भी निकाल दिया। अब मुझे यहां पे निकालना है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो मुझे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल सी बात है, हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो है 0.8354, हमारा एफिशिएंसी रेशियो है 0.8728, और क्वालिटी रेशियो है 0.75। तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ रहा है बेटा 0.5468। कुछ गलत है? हाँ जी, 0.8354 इंटू 0.8728 इंटू 0.75, 0.5468 आ रहा है, पर आंसर कुछ अलग है। चेक करते हैं। जी बेटा यहां पर हमने गलत ले लिया है, ये क्वालिटी रेशियो गलत है।
575 डिवाइडेड बाय 700 करेंगे तो हमारा क्वालिटी रेशियो आएगा 0.8214, 0.8214। ये लीजिए यहां पर आ जाएगा 0.8214, तो 0.8354 इंटू 0.8728 इंटू 0.8214, 8214, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.5989। परसेंटेज में बोले तो 59.89%। तो अगर परसेंटेज में बोले तो ये आ रहा है 59.89%। काम खत्म, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोग जानते हो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बेटा मेरे पास में जो बेचने लायक माल बना वो 575 मिनट्स का बना, मतलब मुझे बेचने लायक माल 575 मिनट्स का मिला है, ठीक है। जबकि मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना था, 960 मिनट्स। तो आप मुझे बताइए मेरे पास मेरे को इफेक्टिव प्रोडक्शन बेचने लायक माल 575 मिनट्स का मिला, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितनी आ गई, 59.89%। लो भाई, तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस डायरेक्टली भी निकल सकती है कि टोटल टाइम अवेलेबल है 960 घंटे मिनट का, दिखता तो ये है, लेकिन इफेक्टिवली अपने पास टाइम अवेलेबल कितना है, 575। मतलब हम प्लांट की कैपेसिटी का 59.89% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। डन, ठीक है। अब वैसे तो मेरे पास में अब अगला चैप्टर मुझे शुरू करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 मुझे करना है, लेकिन मुझे इधर दिखाई दे रहा है कि हमारी क्लास का जो टाइम है वो लगभग फिनिश हो गया है, और क्लास का टाइम लगभग फिनिश हो गया है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं पे रोक लेता हूं, और आगे की बात मैं तुम्हारे साथ में करूंगा कल की क्लास में। तो मैं आज की बात को यहीं पर रोक रहा हूं। आज मुझे लगता है कि हमने थियरी में आज थोड़ा कम कवर किया है, बट चलेगा, कल की क्लास में हम थोड़ा ज्यादा कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतनी ही बात, आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं कल। कल हम लोग पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उसके आगे के टॉपिक्स, ठीक है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरा सवाल होमवर्क दिया है करना भूलना मत। अच्छा, तीसरे सवाल में मैं आपको पहले बता दूं, थर्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन थियरी का है जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में पूछ रहा है कि आप उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। नंबर 2, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, और तीसरा आपको कमेंट करना है। तो कमेंट सिर्फ इतना सा करना है कि हम अपनी कैपेसिटी का सिर्फ इतना परसेंट ही इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, बस ये कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। डन, बाय बाय, मिलते हैं कल।